में आप बहुत अर्ली क्लासेस से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते आए हैं, ठीक है? अब आपको मालूम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कौन-कौन से हैं? एक दफ़ा हम जनरली इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। वैसे आर्टिकल को हम इसमें समटाइम्स कई लोग इसे काउंट नहीं करते, कर भी लेते हैं, लेकिन चूंकि हमने टॉपिक वाइज इसको पढ़ना है तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इनसे ही रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिख दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी कि पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आता है। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पेपर में आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन किस तरह से आता है। कैन आई हैव अ गर्ल। अब यहाँ पर जस्ट ये एक वर्ड अंडरलाइन है, गर्ल, और स्टेटमेंट होगी कि आपने गिवन सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। और याद रखिए कि अब आपने गो को हमेशा देखा है कि ये एक वर्ब होता है, मे आई गो, ठीक है, लेट्स गो। तो आपने एक ही तरह की बात पढ़ रखी है कि गो इज़ अ वर्ब, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन को आप डील करेंगे जिसमें आपसे एक पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो आपने उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप जस्ट एक वर्ड को आइसोलेट करके नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इस गिवन सेंटेंस में इस वर्ड की जो प्लेसमेंट है वहाँ पर इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसमें जो सबसे आसान तरीकाकार ये है, अगर आपको ऑप्शंस के बगैर मैं पूछूं कि बताएं कि जो वर्ड गो है यहाँ पर इन गिवन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये कौन सा वर्ड होगा। टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप क्या समझते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं। कैन आई हैव अ गो, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट है। तो इसमें आप बताएं क्या ये वर्ब है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। और याद रखिए कि ये आपका जो अंडरलाइन वर्ड है ये विद रेफरेंस टू योर सेंटेंस होता है कि सेंटेंस में इसकी प्लेसमेंट क्या है। देखिए इसमें मैं आपको आंसर कर देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। यहाँ पर कुछ अंडरलाइन तो है नहीं बच्चों, ठीक है। जब इसमें कुछ अंडरलाइन उस तरह से नहीं है कि आपसे स्पॉट दी एरर की सेंस में बात कीजिए तो आपने कोई एरर तो फाइंड आउट नहीं करना। तो जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी वो 100% जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। सिर्फ करना ये है, अंडरलाइन वर्ड को देखना है कि ये सेंटेंस में किस जगह पर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आर्टिकल ए के बाद है और आर्टिकल ए के बाद जो भी वर्ड होता है वो नाउन होता है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये जो वर्ड है वो नाउन है। तो एक तो टाइप का क्वेश्चन हमने भी कैटेगरी उसकी डिस्कस कर ली कि हमें टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा ये है कि हम इन टॉपिक्स को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपके सामने लिखे हैं इनको थरोली पढ़ेंगे। नाउन के टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे और क्या क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं पेपर के अंदर नाउन के सिंगुलर प्लूरल होने के हवाले से और उसके बीइंग कलेक्टिव होने के हवाले से, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और इस तरह के जो हमारे पास नाउन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आर्टिकल में भी ऐसा ही है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, उन्हें किस तरह से करना है, किन वर्ड्स के साथ कौन से आर्टिकल्स यूज़ करते हैं और कब हम आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम सारा फोकस इस चीज़ पर करते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होनी हैं। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि नाइन्थ लिखा है इंटरजेक्शन, INT डॉट, तो ये भी मालूम होना चाहिए कहाँ पर कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसी तरह से एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इनको मॉडिफायर्स कहते हैं, इनका इन सब का एक कंप्लीट लेक्चर होगा। वो 2 दिन का भी हो सकता है, वो 3 दिन का भी हो सकता है। अगर ये टू गो होता, ऑब्वियसली देखिए ना, जब आप सेंटेंस में इन्फिनेटिव लिखेंगे तो गो अंडरलाइन हो जाएगा टू के बाद, तो वो वर्ब ही काउंट होगा। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।
तो सिंपली ये आपको क्लियर हो गया कि अब आपके पास एक क्वेश्चन तो आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगली चीज़ डिस्कस करते हैं हम कि इन टॉपिक्स में हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो टॉपिक मैं प्रेफर करूँगा वो है वर्ब। दो तरह से इंग्लिश को सीखा जा सकता है। एक उसको याद करने के तरीके से, ठीक है? एक हम उसको याद कर सकते हैं, रूल्स के थ्रू याद कर सकते हैं। हम सारी ज़िंदगी यूँ ही पढ़ते आए हैं, रूल्स पढ़ा दिए, उसके साथ हमने उसको याद कर लिया। इस तरीके से आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके ज़हन में यही चीज़ घूमती रहेगी कि रूल्स मैंने कहाँ, किस रूल में ये बात पढ़ी थी, किस तरह से थी। और दूसरा एक होती है बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच। आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी बेसिक्स जो आपने सीख रखी है इतने सालों में और कुछ आपकी कॉमन सेंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप गिवन क्वेश्चन को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा एरर हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसे डील करते हैं। अब रूल्स से जो बच्चे पढ़ते रहे हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि सर रूल्स याद नहीं होते। तो आप देखिए ना उनकी स्टेटमेंट भी यही होती है कि सर रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, रूल्स याद नहीं होते, क्योंकि वो याद करने के तरीके से सीख रहे होते हैं। हमने अपनी एंट्री टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो याद करने के तरीके से नहीं सीखनी। मेरा मकसद आपको रूल्स रटवाना नहीं है कि आप क्रैमिंग करें, और बजाय इसके कि आप प्रैक्टिकली सॉल्व करें चीज़ों को, आप रूल्स को फोकस करते रहें कि जिनको याद करना है। नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर बात करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और फिर मैं आपकी ओपिनियन लूँगा कि बताएं इस गिवन स्टेटमेंट में क्या चीज़ आपको लगती है कि रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्या गलती हो सकती है, और टॉपिक के हवाले से वो फिर आपके आंसर्स के साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो बात क्लियर हो गई, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने आपसे शेयर कर दिए और सिलेबस भी मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अपना एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऊपर बता दिए हैं। और एक क्वेश्चन तो मैंने यहीं पर लिख दिया जो कि सिंपल एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड है। यहाँ तक जितनी बात मैंने की है, कोई आपका क्वेश्चन है इस हवाले से कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस क्या होगा? आज तो हम इंशाल्लाह वर्ब का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ एक रेफरेंस था कि ये इन्हीं में से आपका पेपर बनता है, इन्हीं से सेंटेंसेस बनते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस के अंदर फिर आपको गलतियाँ ढूँढनी होती हैं। वोकैब का क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि आप जनरली जो अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में इंग्लिश की बुक्स में से पढ़ते रहे हैं, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है? जी बेटा, इन्हीं में से आपके फ्रेजेज़ हैं, क्लॉज़ेज़ हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि फ्रेज़, क्लॉज़ क्या होता है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे पहले आपके पास है एक वर्ड। जब आप इंग्लिश में एक वर्ड के साथ एक दूसरा वर्ड मिलाते हैं, तो वो बन जाता है आपका फ्रेज़, ठीक है? फिर इसी तरह से आप जब एक फ्रेज़ के साथ कोई दूसरा फ्रेज़ मिलाते हैं, तो वो बन जाता है आपका क्लोज़। और जब आप किसी एक क्लॉज़ के साथ कोई दूसरा क्लॉज़ यूज़ करते हैं, तो वो बन जाता है आपका सेंटेंस। आपको पेपर में क्लॉज़ेज़ भी दिए जा सकते हैं और आपको पेपर में सेंटेंसेस भी दिए जा सकते हैं। जो आपको काम दूँगा, जो यहाँ पर पढ़ाऊँगा, उन क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है? उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट आपसे आप अभी भी उसी बात पे फँसे हुए हो कि उसकी ट्रांसलेशन क्या है। यार ये मकसद नहीं है आपका, ये कंसर्न नहीं है अभी कि ट्रांसलेशन क्या है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है? और इर्रेलेवेंट क्वेश्चन को जो है अवॉइड करें, टॉपिक पे रहें जो बात हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे ट्रांसलेशन तो डिस्कस नहीं कर रहे ना, अपने एम से नहीं हटना आपने, ठीक है? तो सेंटेंस भी आ सकता है, क्लॉज़ भी आ सकता है, तो उसको आपने फिर देखना है कि इस सेंटेंस में कौन से वर्ड्स अंडरलाइन्ड हैं स्पॉट द एरर क्वेश्चन में, ठीक है? तो वो आपके सामने देखो ना, सेंटेंस की बेस तो यही है ना कि उसमें वर्ड्स गिवन हैं, या फिर उसमें फ्रेज़ भी आ सकता है या कोई क्लॉज़ भी आ सकता है। तो ये आपका पैटर्न होगा, सेंटेंस गिवन होगा, उसी के अंदर से आपने उसके पार्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करके देखना होगा।